हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी। वी आर नवोदयन कलम से क्रांति। जैसा कि थंबनेल देखने के बाद आपको इस बात का पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्लास 10th हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स को पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो एक द्विघात बहुपद के हम जानते हैं कि अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 2। आइए कुछ बात और डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरा द्विघात बहुपद होता है वो किस फॉर्म का होता है हमारा, पी एक्स इजक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का होता है, जहाँ क्या होना चाहिए, कंडीशन हमारी क्या होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। और यदि इसकी हम ग्राफ बनाए तो इसका अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है, इसलिए अधिकतम बार एक्स एक्सिस को 2 बार क्या कर सकता है, प्रतिच्छेद भी कर सकता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के दोगुने से एक अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान हो जाता है। ठीक है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं कि जो हमारा भिन्न का मान हो एक्स बटा वाई है, जहाँ पर एक्स अंश है और वाई क्या है, हर है। और इक्वेशन 1 यहाँ से बनाते हैं। हमें बोल रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है उसके हर के दोगुने से एक अधिक है। हमने हर को 2 माना है, तो हर का दोगुना क्या हो गया 2y, और उससे एक अधिक कर दिए, मतलब उसमें +1 ऐड कर दिए। अधिक करने के लिए हम ऐड करेंगे, कम करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो उसका मान हमारे अंश के बराबर हो जा रहा है। तो एक्स अंश क्या है यहाँ पर, एक्स है, तो ये एक्स के बराबर हो गया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे हमसे बोल रहा है कि यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमने हर में जो इक्वेशन था ये हमारा भिन्न था, इसके हर में 3 जोड़ दिया तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। हालांकि क्वेश्चन में हम स्प्रिंट इसलिए ऊपर लिखा गया है कि भिन्न का मान क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो हमने इसको 1 के इक्वेट करा दिया। अब हमने इस हर को इधर ले गया तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 में मल्टीप्लाई करने में हमारा वही चीज़ आ गया। ठीक है। फिर हमने इक्वेशन 1 से x के मान को यहाँ पे पुट कर दिया। तो x का मान क्या था हमारा 2y + 1, तो यहाँ पे 2y + 1 आ गया। ठीक है। फिर हमने इसमें इस y को इधर पक्षांतर कर दिया, इस 1 को इधर पक्षांतर कर दिया। तो 2y में से y घटेगा तो y आ जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इस प्रकार हमारे y का मान अर्थात हर का मान 2 आ गया। अब हम x का मान निकालने के लिए इस y के मान को समीकरण 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में पुट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 5, अर्थात हमारे भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 5/2। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 5/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो हमसे x और y का मान संभव क्या होगा, दिए गए ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है। तो हम समझ लेते हैं कि यदि कोई हमें एक समीकरण दिया गया हो, युगपत समीकरण नहीं दिया गया है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण के हमेशा अपरिमित रूप से अनंत हल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। तो सरल रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए इसके अनंत हल संभव होंगे। ठीक है। तो हम दिए गए ऑप्शन में जो वैल्यू दिया हुआ है इसको यहाँ पे पुट करेंगे, और जो मान रखने पर इसका जो मेरा बायां पक्ष और दायां पक्ष के बराबर आ जाए तो वही इसका हल होगा। तो हमने यहाँ पे 3,1 पुट किया। तो 3,1 पुट करने के बाद हम प्राप्त करते हैं कि 6 = 6 आ रहा है, अर्थात मेरा जो बायां पक्ष हो दायां पक्ष के बराबर हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3,1। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक द्विघात समीकरण दिया है और हमें बताया है कि यदि इसके मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। तो सर्वप्रथम इस द्विघात समीकरण को हम द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पे a और b और c का मान निकाल लिए। फिर हमें पता है कि यदि मूल का मान बराबर होता है तो उस केस में जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, इसको 0 के बराबर हमने कर दिया। फिर यहाँ से हम a b और c के मान को यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ क्या आ रहा है, -12 का स्क्वायर। तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, -12 × -12, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है। और इधर क्या हो गया, 4×3 = 12 k। फिर हमने इस -12 k को उधर भेजा, तो इधर माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 0 + 12 k, और 0 में इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 12 k ही आ जाएगा। फिर हमने वेरिएबल वाले पार्ट को, चर वाले पार्ट को इधर बाएं पक्ष में लिख दिया, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है, गुणे का। हालांकि यहाँ पे आप समझ भी रहे थे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह था पहले से ही। तो इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 144 में 12 से भाग दे दिए तो हमारा आंसर क्या आया, 12। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, 12।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा का क्या होता है, समांतर होता है। हम समझते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से आया है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का व्युत्क्रम वाला भाग, जो विलोम वाला भाग है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये दो साइड पे दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि इनका रेशियो AB/BC = AD/DE है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होने वाली जो रेखाखंड होगी वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। इसी पे क्वेश्चन आधारित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो अगर कोई रेखाखंड है तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। वो क्या बोलता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ पे हमारी x1 की वैल्यू -2 है और x2 की वैल्यू भी -2 है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला में पुट कर दिया तो क्या बना, -2 + -2/2, तीनों को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। इस प्रकार x की वैल्यू क्या आएगी, -2। इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकाल देंगे तो इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 16 में 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 8 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या है, -2,8। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, -2,8। अगले पार्ट में हमसे पूछा है कि बिंदु 4,6 का y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई बिंदु दिया हुआ है और उसकी y अक्ष से दूरी पूछ रही है तो जिसका x कोऑर्डिनेट होता है वही आंसर होता है। और अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो y वाला आंसर होता। तो यहाँ y से पूछा है तो x वाला क्या है मेरा 4, तो आंसर क्या हो गया, 4 इकाई। डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो ये मेरी x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो ये हम यहाँ पे 4,6 इसको प्लॉट किए हैं तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में आया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दूरी 4 है तो ये दूरी भी 4 हो जाएगी। तो y अक्ष से दूरी इस बिंदु की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अर्थात करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4 इकाई। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। ये तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि हमारा जो विशिष्ट एंगल वाला होता है वहाँ से पूछा है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा इस केस में, 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। ये सवाल हमारा वृत्त चैप्टर से आ गया है। तो वो क्या होता है, हमारा समचतुर्भुज होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, समचतुर्भुज, वो रोम्बस होता है। इसका प्रूफ है, वो प्रूफ बहुत बड़ा पार्ट है, हालांकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया है 3 cot a = 4 है तो सेक a का मान। तो यहाँ 3 cot a = 4 दिया है तो यहाँ से हम cot a का मान निकाल लिए 4/3 और हम लाल बटे कक्का सूत्र को लगाएंगे। तो हमें पता है कि लंब बटा जो आधार होता है वो tan के बराबर होता है और tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो cot किसके बराबर हो गया, इसका उल्टा a/l, इसके व्युत्क्रम के बराबर a/l, मतलब आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब की वैल्यू क्या हो गई, 4/3। तो ये वाला साइड हमारा क्या हो गया, आधार, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी लंब होती है। और थीटा से संलग्न भुजा जो कर्ण को छोड़ के जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर हमसे पूछा है सवाल में सेक ए का मान। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 4। तो आंसर क्या हो गया, 5/4, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या लिखा है √25 और √25 का मान क्या होता है बच्चों, 5। और हम जानते हैं 5 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए पहला पार्ट 5 है, एक परिमेय संख्या, दूसरा पार्ट √3 है और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या बनता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये हमारे उस सूत्र पर आधारित है जिसमें हम फार्मूला लगाते हैं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसअ गुणित मसअ। तो हमारी पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 156 और इनका लसअ दिया है 156, तो हमसे मसअ पूछा है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा दिए तो हमारा क्या हो गया 26 गुणित 156 बराबर 10। यहाँ से हम मसअ की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है 26। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दूरी सूत्र पे आधारित है। और दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे हमने दूरी सूत्र लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया तो x2 क्या हो गया 4, x1 की वैल्यू क्या हो गई 2, फिर वैसे ही y2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, y1 की वैल्यू क्या हो गई 3।
तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार √8 आया। √8 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 × 2 × 2 आएगा। तो यहाँ से 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया 2√2 इकाई। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनके मूलों का योगफल पूछा है। तो हमारा ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के मूल को हमने मान लिया है एक मिनट के लिए अल्फा और बीटा है। इसको हमने फिर द्विघात समीकरण के मानक रूप से कंपेयर किया तो हमें ए, बी और सी का मान मिल गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों? -b/a। तो यहाँ पे हमने सिंपली बी और ए का वैल्यू पुट कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 3/5। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3/5। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है इनके मूल बराबर हैं तो क्या होगा? तो जब मूल बराबर होता है तो हम कंडीशन जानते हैं कि b² - 4ac क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो इसको उस तरह पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 0 + 4ac। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा? b² = 4ac। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले सवाल में हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें दे दिया है कि यदि x = 6 है तो y का मान क्या होगा? सिंपल है क्वेश्चन। x = 6 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब इस 2 को उधर ले जाकर घटा देंगे क्योंकि इसका आगे क्या है? प्लस है। तो ये घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? -1। अब यहाँ से देखिए 4 डिनोमिनेटर में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो हमने माइनस को साथ में भेज दिया तो ये -4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? 4। ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है cos² a = 1/2 है तो sin² a की वैल्यू है। तो ये तो सिंपल सा समीकरण पर आधारित सवाल हो गया जो बोलता है कि sin² a + cos² a = 1 होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम cos² a की वैल्यू पुट कर दिए तो 1/2 हुआ, तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, और 1 में से हाफ घटाएंगे तो हाफ ही आएगा। इस प्रकार sin² a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1/2। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर की वैल्यू पूछ रही है। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या है? 3x² - 6x + 4 = 0 है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से a, b, c का मान निकाल लेंगे। तो a का मान आपका 3 हो गया, b का मान -6 हो गया, और c का मान 4 हो गया। तो विविक्तर की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? b² - 4ac। तो पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर -4 × 3 × 4, तो ये 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 × 12 और 12 चौक 48 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? -12। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्न में शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो वो क्या है? 35/50 है। ठीक है। अगर आपको चाह रहा है एक्सप्लेनेशन तो समझा भी दे रहा हूँ। ये 35/50 है, इसको आप 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 5 × 10 = 50। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7। देखिए दशमलव के एक अंक के बाद क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। अगले सवाल में पूछ रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो किसी संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि समतुल्य परिमेय संख्या कैसे हम प्राप्त करते हैं? उस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से हम उस नंबर में इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट क्या होगा हमारा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। यदि आप वीडियो की चरण तक बने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।